नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं देश की बेटियां और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देश की बेटियों के सफर में अलग अलग बेटियां हमारे साथ होती हैं जो अपनी जर्नी आपके साथ साझा करती हैं, या यूं कहें वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताती हैं। वो इसलिए ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें, डगमगाए नहीं और जिंदगी में आगे बढ़ के ये कहें कि हाँ, मैं देश की बेटी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन आज हमारी कहानी में, या यूं कहें आज देश की बेटी में हमारे साथ एक ऐसी बेटी होगी जिस बेटी ने अपनी कहानी तो रची, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। वो अंदाज ऐसा कि जिसे आप दबंग कह सकते हैं। दबंग बिटिया, बहादुर बिटिया, हिम्मत वाली बेटी, जिसने ये बता दिया कि डरना नहीं है, और जहाँ जहाँ उसको लगा कि नहीं, यहाँ ये सही नहीं है मेरे लिए, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। और बेटियों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं, क्योंकि वो खुद एक बेटी है। उसे समझ में आ रहा है कि हमारे देश भले ही 21वीं सदी में चला गया हो, भले ही वो आसमान से ज़मीन से ऊपर उड़ान की बातें कर रहा हो, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया जानती है। इसके लिए हमें और आपको मेहनत करनी होगी और हमारे देश को गौरवान्वित करवाने वाली बेटियों को आगे लेकर आना होगा। तो चलिए देर नहीं करवाते हैं, सीधा मुलाकात करवाते हैं आपको कैप्टन अमृत कौर से, यानी कि आर्मी ऑफिसर। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। आर्मी ऑफिसर हमारे साथ हैं। इनकी कहानी जब मैं सुन रही थी, जब इनसे समझ रही थी, या इनके घर से मैं जान रही थी, क्योंकि पंजाब से आती है ये बेटी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उम्मीद करूंगी कि आप भी सुनकर कहेंगे हाँ, ऐसी बेटी होनी चाहिए। वो परिवार कहेगा हमारे घर भी ऐसी बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अमृत कौर के पिता की तरफ पिता बनना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल राधिका, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो में अपने विचार साझा कर सकूं। जी। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो बचपन से जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं काफ़ी डरपोक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा अंदर एक झिझक हमेशा रहती थी। हम 3 बेटियां थीं घर में, और मेरे फादर विलेज में पले बड़े, वो वहाँ से भागकर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी, क्योंकि वो उनकी स्ट्रगल स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई जब वो गांव से भाग गए बिना बताए पेरेंट्स को और आर्मी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि उनके दिल में शायद शुरू से ये था कि मैं अपने आने वाले परिवार को कुछ बेहतर देना चाहता हूँ। तो उनकी स्ट्रगल स्टोरी हम बचपन से सुनते आते थे। तो और हम 3 बेटियां थीं, काफ़ी कंधे पे एक वो रहता था कि हमें कुछ ज़िंदगी में अच्छा करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स जो हैं, बहुत सपोर्टिव रहे ग्रोइंग अप ईयर्स में भी, और जहाँ कहीं हिचक आती थी उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हमारी उस हिचकिचाहट को दूर करें और हमें उस चीज़ को आगे जाके पूरा करने में मदद करी उन्होंने। तो ये मेरी बिगिनिंग थी स्टोरी की, लाइफ की रादर। फिर जब स्कूल में हम थे तो स्कूल में सबसे पहला जो मेरा अचीवमेंट, जिसको मैं बोलूँगी, जो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा, वो था जब 12वीं कक्षा में स्कूल कैप्टन का जो ओहदा दिया जाता है बच्चों को, तो कंपटीशन, सबसे पहला मेजर कंपटीशन मेरे लिए लाइफ में वो था। तो मैंने भी अपना नाम आगे फॉरवर्ड किया कि मैं भी कोशिश करना चाहूँगी इस पोजीशन के लिए, और खूब मेहनत करी, काफ़ी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की, और मुझे वो बैच स्कूल कैप्टन का मिला। तो वो मेरा पहला अचीवमेंट था लाइफ में, जब मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। स्कूल मैं साइंस स्ट्रीम में थी, लेकिन मैं काफ़ी एडवेंचरस किस्म की लड़की थी। मैं स्पोर्ट्स करती थी और मुझे मन था कि मैं कुछ ऐसा करूं ज़िंदगी में जो सिर्फ पढ़ाई के दायरे तक ना रह जाए, उसके अलावा भी मैं कुछ कर पाऊं। तो मैंने अपने फादर के पास बड़े क्वाइटली जाकर मैंने उनको बोला कि मैं ना साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एनसीसी में पार्टिसिपेट करना है, मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहती हूँ, और अगर मुझे उसमें अपना फुल देना है तो मैं शायद साइंस स्ट्रीम में जस्टिफाई ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने सबसे पहले मुझे सिर्फ सपोर्ट किया और ये बोला कि बेटा आप कोशिश करो, अगर आपको एडमिशन मिल सकता है किसी अच्छे कॉलेज में तो ट्राई करो। तो मैंने सिम्बायोसिस कॉलेज में, जो पूना में है, वहाँ पे कोशिश करी अपने आप को प्रूव करने की कि मैं इस कॉलेज के लायक हूँ, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। तो स्पोर्ट्स कोटा पे मुझे वहाँ एडमिशन मिला, मैंने एनसीसी ज्वाइन की, और एनसीसी के पहले साल में मेरे को सिलेक्ट किया गया फॉर द रिपब्लिक डे कैंप। उसमें करीब 12 कैंप्स होते हैं, हर महीने आपका एक 10 दिन का कैंप होता है। तो हर महीने मैं घर से बाहर रहती थी कैंपिंग के लिए, और हर कैंप को आपको क्लियर करना था टू गो टू द नेक्स्ट कैंप, नेक्स्ट कैंप, नेक्स्ट कैंप। फाइनली फिर रिपब्लिक डे परेड में आने का मौका मिला, और
राजपथ पे मार्च करने का मौका मिला। तो ये कह लीजिए कि जब धीरे धीरे आपके सपने एक एक करके पूरे होते हैं तो तब आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। मतलब आपने जो अपने लिए एक टारगेट बनाया था या अपने लिए एक एम चूज किया था, डेफिनेटली उसमें कुछ बात थी। एंड देन आई थिंक वहीं से आपकी ज़िंदगी की जो आगे की शुरुआत है वो और बेहतर होती जाती है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है और सपने वहाँ से शुरू होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पापा की जो कहानी है वो सुन सुनकर हम बड़े हुए। अगर पापा घर से भागकर आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं तो हम उनके लिए कुछ तो कर सकते हैं। जी। अच्छा, हम सवालों से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज एक देश की बेटी, आप ऐसी बेटी हैं जो तमाम बेटियों को सिखाती है। आर्मी आपने ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद, क्योंकि आर्मी तो आपका सपना था, तो उसमें आपने कितने समय काम किया और आपको लगा कि नहीं अब ये सपना पूरा हो गया है, या फिर उसमें भी कुछ और आगे करना है? जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा तो जैसे मैंने कहा हम 3 बहनें हैं। जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने एक तरह से पाथ सेट किया। सबसे पहला जो फैमिली में जो स्ट्रगल कह सकते हैं आप कि एक लड़की आर्मी ज्वाइन करने का जो सपना देख रही है वो मेरी सिस्टर ने देखा। बहुत मेहनत करी उन्होंने और मैंने उनको हर कदम पे मेहनत करते हुए देखा और मैंने ये नोटिस किया कि आर्मी ज्वाइन करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो एकेडमी गई तो मैं एकेडमी भी गई उनके साथ, सिर्फ देखने के लिए कि कैसे रहती हैं, कहाँ हैं। उनके पासिंग आउट परेड में पार्टिसिपेट किया। उस समय आई थिंक वो जो आर्मी ज्वाइन करने वाला जो एक वो जो फीलिंग थी वो और ज़्यादा जो चाह थी बढ़ गई अंदर से। जब अपनी सिस्टर को मैंने यूनिफॉर्म में देखा, अपने पिताजी के साथ यूनिफॉर्म में खड़े हुए, तब मैंने फाइनली ठान ही लिया था कि अब तो मैं पूरी मेहनत करूँगी। और मुझे पहला कॉल आया एसएसबी का और एसएसबी मेरा क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ, लेकिन मैं उस दौरान मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई। तो दिल काफ़ी टूटा पहली बार जब मेरा रिजेक्शन नहीं बोलेंगे आप, क्लियर हो गया था आपका लेकिन आप मेरिट में नहीं आ पाए। आपकी एक वैकेंसी होती है एकेडमी में। तब मुझे लगा कि पता नहीं ये आर्मी मेरे लिए है कि नहीं। और जब मैंने अपने फादर से डिस्कस किया तो मेरे फादर ने मुझे बस एक ही बात बोली कि बेटा अगली बार आप एसएसबी में पक्का जाओ, लेकिन आप इस बार बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ उसके साथ मत जाना कि मैं बस आर्मी आर्मी आर्मी। अपने दिमाग में आप बस सोचना कि मैं वहाँ जाके अपना बेस्ट दूंगी और उस मोमेंट को एंजॉय करना। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू जो होता है वो 5 दिनों का होता है और पूरे देश से कई लड़कियां आती हैं। तो मेरे पिताजी का यही कहना था कि जो बाकी लोग आए हैं उनसे मिलिए, उनको जानिए, अपने आप एक दोस्ती बढ़ाइए और साथ साथ आप इंटरव्यू भी करते जाइए। और जब दूसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता ही नहीं चला कि वो 5 दिन निकल कब गए। क्योंकि कंपटीशन उसी लेवल का था जो पहली बार था, लेकिन इस बार मैं इंजॉय कर रही थी उस इंटरव्यू को। मैंने उस इंटरव्यू को इंजॉय करते करते और पूरा अपना 100% देकर क्लियर हुआ और मैं मेरिट लिस्ट में भी आई। आई वॉज अमंग द टॉप 5। क्या बात है। फिर एकेडमी का दरवाज़ा दिखा गया, एकेडमी गए। एंड हम पंजाब से हैं तो सबसे पहली चीज़ थी, अगर आपको पता ही है सरदारों में, मेरे फादर सरदार हैं, तो लंबे लंबे बाल हमारे मदर ने बचपन से लंबे किए थे हमारे को ना, बड़े दिल से, तीनों बच्चे बेटियों के। और मुझे पता था कि एकेडमी में अगर मुझे अपना 100% देना है तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए किसी किस्म के। मुझे कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए जो मुझे कहीं पे भी लैक करने का मुझे मौका मिल सके। द फर्स्ट चैलेंज फॉर मी वाज कि मैंने अपना हेयर कट लिया, सीधा फ्रॉम लॉन्ग हेयर टू बॉय कट। अरे वाह। जहाँ मैं पहचान में भी नहीं आई, अपने पेरेंट्स को पहचान में नहीं आ रही थी और दुख भी हुआ उस समय, बाल गए, लेकिन मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ से कि मैंने ये डिसीजन लिया। एंड जो वहाँ पे ट्रेनिंग थी उस दौरान 6 महीने की होती थी, अब 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जब पहली बार एकेडमी में गए तो वहाँ पे जेंटलमैन कैडेट्स भी थे और लेडी कैडेट्स भी थी। तब पहली बार समझ आया कि यहाँ पे आपको एक प्रूविंग पॉइंट पे आप आ चुके हैं, आपको उनके साथ अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एंड एकेडमी ट्रेनिंग है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, चाहे वो आप फिज़िकल ट्रेनिंग कह लीजिए, साथ साथ आपकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग भी चल रही होती है, एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन चल रही होती है। सोने का टाइम नहीं मिलता है, सुबह 4 बजे उठ के आप अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं और पूरा दिन आप अपने ऑन फुट रहते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग थी 6 महीने कैसे निकले वो भी नहीं पता चला, क्योंकि आई पर्सनली फील कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो 100% हो जाइए।
जी। जब आप 100% किसी चीज में अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, हाँ। तो उस समय फिर आपको ना समय का पता चलता है, ना आपको ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, एंड यू एंड अप एक्चुअली डूइंग बेटर। आप काफी बेहतर करते हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। क्या बात है, बहुत सुंदर लाइन आपने कही कि आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा 100% दीजिए। बिल्कुल। और फिर रिजल्ट का इंतजार नहीं करना, जैसे कि आपने सेकंड परफॉर्मेंस में नहीं किया और आपने कहा कि मैं फर्स्ट रैंक में आई। जी। आपको एंजॉय करना है उस जगह को, उस काम को। लेकिन आर्मी सपना था और मैंने सुना है कि आर्मी को आपने छोड़ दिया, ऐसा क्यों? आर्मी छोड़ने का एक अलग रीज़न रहा राधिका। देखिए, जब आप इतनी कड़ी मेहनत से निकलते हैं, वो जो स्टार्स आपके कंधे पे आपके पेरेंट्स, उसको पिपिंग सेरेमनी कहते हैं, जब पेरेंट्स आपको वो स्टार्स पहनाते हैं, हाँ। वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो शायद हम जैसे सपना लेके चलते हैं ना बचपन से, वो सपना पूरा हुआ था मेरा जब मेरे स्टार्स मेरे कंधे पे लगे थे। आर्मी जब ज्वाइन की, आर्मी जब मेरा कमीशनिंग हुआ, कमीशनिंग होने के बाद काफ़ी अच्छी सर्विस चल रही थी। एक कोर्स होता है यंग ऑफिसर्स कोर्स, उस दौरान मैं एएससी में थी। एएससी इज़ आर्मी सर्विसेज कोर। तो उसमें हॉर्स राइडिंग काफ़ी एक अहम स्पोर्ट्स रहता है जो आपको क्लियर करना होता है। तो मैं बाय बैड लक कह लीजिए मेरा कि मैं गिर गई थी घोड़े से, तो मेरे को कुछ ऐसी इंजरी लगी जो वो इंजरी काफ़ी आगे तक मेरी बढ़ती गई। 5 साल मेरे पूरे हुए उसी पेन के साथ मैं करती गई, लेकिन मुझे एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। आई हैव टू प्रूव इट टू माई सेल्फ दैट आई एम वर्थ इट। अगर हम दुनिया को प्रूव करते चलेंगे आगे और दुनिया के को ही आगे अपना माइंड में रखेंगे, तो मुझे लगता है हम अपना एम अचीव नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई थिंक अब मुझे क्विट कर देना चाहिए आर्मी, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे मॉर्निंग में आपकी पीटी होती है, इवनिंग में गेम्स होती है। और आज जो हम बातें करते हैं, मर्द और औरत एक कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, परमानेंट कमीशन की बात हो रही है। तो अगर आप कहीं अपने आप को लैकिंग फील कर रहे हैं और आपको मालूम है ये चीज़ आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मूव ऑन कीजिए। जिंदगी आपकी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं। हाँ। तो मैंने इसी एम के साथ, और इसमें भी मेरे तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव रहे। मेरे हस्बैंड नेवी में थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे चॉइस मेरे पे छोड़ा कि आप देखिए आप क्या करना चाहती हैं। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं आर्मी छोड़ के कुछ अपना एक सेकंड इनिंग स्टार्ट करूं अपनी लाइफ की, कुछ एक्सप्लोर किया जाए ज़िंदगी में। तो फिर मैंने आर्मी को अलविदा कहा, यूनिफॉर्म हैंग की, एंड फिर मैं आगे बढ़ी। बहुत सुंदर लाइन आपने कही कि जिंदगी वहाँ खत्म नहीं हो जाती। इतना बड़ा डिसीजन लेना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जब आपका सपना है और उसको आप कहते हैं कि नहीं, स्पेशली जब आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाते हैं ना, जब आपकी खुद की अर्निंग है और आपको पता है कि ये आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन गए हैं, उस समय ऐसा डिसीजन लेना जहां आपको पता है कि एक ब्रेक आएगा, ये बहुत एक चैलेंजिंग मोमेंट हो जाता है, स्पेशली आजकल के दौर में, यू नो। अच्छा, आपने एक लाइन बोली थी 21वीं सदी में, जहाँ कंधे से कंधा हम कहते हैं कि मेल और फीमेल मिलाकर चल रहा है। इस बात में सच्चाई है राधिका? मुझे लगता है ये एक माइंडसेट है। और बड़ी फनी बात हो जाएगी बोलना कि अपनी गाड़ी के पीछे ये एक लेबल लगा लो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये सब बातें सिर्फ बोलने वाली हैं। अगर ग्राउंड पे उस चीज़ को हम नहीं देख रहे होता हुआ, तो ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, या फिर स्पीचेस जो हमारे पॉलिटिशियंस देते हैं, या उनकी स्पीचेस में अच्छी लगती हैं फॉर वोट्स। लेकिन अगर आप एक रियलिटी देखें, आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हम होल्ड किया हुआ है माइंडसेट को, औरत और मर्द का जो एक लेवल है। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि ये कंपैरिजन होता क्यों है, ये कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक औरत हूँ, अगर मैंने जन्म लिया है मैं आगे भी जन्म दूंगी। तो अगर मुझे भगवान ने वो एक दिया है कि आप आगे की एक जीवन आप आगे प्रदान करेंगे किसी को, तो डेफिनेटली मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं और बॉडी आपकी डजंट स्टे। आप 25 साल हमेशा नहीं रहेंगे, अगर आप 50 साल पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे ना। तो यहाँ पे ये एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अगर औरत अगर आर्मी में रहेंगी या किसी भी जॉब में रहेंगी, तो अरे इनको तो मैटरनिटी लीव जाना पड़ेगा, अरे इनको तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, इनके तो बच्चे के स्कूल का पीटीएम है तो छुट्टी ले लेंगी।
वाई कांट वी, इसको हम एक्सेप्टेंस मोड में क्यों नहीं ले सकते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बच्चे हैं तो आपने आगे बच्चों को भी सपोर्ट करना है। बच्चे को जन्म देकर मैं उसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकती, उसको ग्रूम करना, उसकी आगे की ज़िंदगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मुझे ये सपोर्ट मेरी वर्क प्लेस पे मिल सकता है, आज वैसे अगर हम आज की बात करें तो काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक तरह से कह लीजिए एक्सेप्टेंस हुआ है, जहाँ पे क्रैश खोल दिए गए हैं ऑफिस के नीचे ताकि लेडीज़ अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकें, और पेटर्निटी लीव स्टार्ट हो गई हैं जहाँ फादर्स को छुट्टियाँ मिलती हैं ताकि आप बच्चे को देख सकें। तो धीरे धीरे माइंडसेट चेंज तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक हम इतना प्रोग्रेस अभी तक कर पाए हैं कि अपने आप को हम उस लेवल तक जो बात कर सकें कि महिला और औरत का जो लेवल शेयरिंग नहीं है। ये जो माइंडसेट की हम जहाँ पर बात कर रहे हैं, ये माइंडसेट किसका होता है? क्योंकि आप जिस परिवार से आती हैं, जी ये हम लकीली कहेंगे कि आपके परिवार में ये सब चीजें नहीं थी। जी जी। लेकिन सपने तो आपके परिवार को देखकर नहीं हुए ना, वो तो आपके दिल में थे। तो हमारे गांव में रहने वाली बेटियों के मन में सपने होते हैं, लेकिन अगर उनका परिवार उनको बाहर नहीं भेज पाता है, क्योंकि समाज में वो आजकल चीजें देख रहा है जिस तरह बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है कि शादी कर देते हैं, फिर जो करना है कर लेंगे। तो इसमें परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है या बेटियों की? देखिए, शुरुआत तो मैं परिवार से ही करूंगी। अगर आप अपने बच्चे को एक अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, कुछ संस्कार अगर आप दे रहे हैं, आपको अपने उन संस्कारों पे भी विश्वास करना पड़ेगा कि मैंने अपने बच्चे को ये संस्कार दिए हैं, तो वो आगे जाके भी बच्चा अपने आप को संभाल सकेगा। तो मुझे लगता है ये ग्रोइंग अप ईयर्स जो बच्चे के होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को ये रियलाइज़ कराएं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको खुद उस चीज़ को अचीव करना है। अगर उतना सपोर्ट भी एक बच्चे को मिल जाता है, तो मुझे लगता है बच्चा 2 की जगह 5 कदम आगे बढ़ के अपने आप को कुछ प्रूव करने की कोशिश करता है। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, जब बच्चा पहला कदम लेता है, जब एक माँ एक बच्चे को बुलाती है आगे से, तो उस बच्चे में वो माँ का विश्वास उसकी आंखों में झलकता है कि मेरी माँ खड़ी है मेरे साथ मुझे पकड़ने के लिए, अगर मैं गिरा तो मेरी माँ मुझे पकड़ेगी, मेरा फादर मेरे साथ है। वो सपोर्ट जो बचपन से हम बच्चे में अगर हम इनकलकेट कर सकें, चाहे हम गांव की बात करें राधिका, चाहे हम शहर की बात करें, ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं कि गांव में शायद ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो हमारा अर्बन जो लाइफ है, जो बाहर जो सिटी लाइफ है, यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं, औरतें हैं जिनको स्ट्रगल उनसे ज़्यादा करना पड़ता होगा शायद। गांव में स्टिल देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस। लड़कियाँ खेत में जाती हैं, अपने मर्दों के साथ सारा काम करती हैं, घर का काम संभालती हैं। तो एंड बच्चे आजकल देखिए, स्कूल हर जगह खुल गए हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है इनकम सोर्स को लेके। बच्चे को क्यों पढ़ना रोकना पड़ता है? क्या ताकि ये बच्चा हमें इनकम सोर्स में हेल्प कर सके, तब बच्चे की वो पढ़ाई रुकती है। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कुछ सालों का स्ट्रगल है। आई थिंक पेरेंट्स को स्ट्रगल ज़्यादा करके अगर अपने बच्चे को आप थोड़ा पढ़ा लिखा के उसके सपनों को आप थोड़ा उड़ान अगर दे सकते हैं, उसकी अगर आप सुन सकते हैं कि वो करना क्या चाहता है ज़िंदगी में, तो यू नेवर नो वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कल। तो सपोर्ट इतना मैटर करता है लाइफ में। बिल्कुल। तो यहाँ पर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, भूमिका हो जाती है कि अगर परिवार, अमृत कौर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप सबके सामने कि आपके परिवार ने आपको इतना सपोर्ट किया, तभी आप आर्मी छोड़ने तक का डिसीजन ले पाई कि क्योंकि आपको स्टार्टिंग से वो लीडरशिप सिखाई गई कि आप कुछ भी कर सकती हैं, आप दूसरा काम भी कर सकती हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से ये मिले कि एक ही जॉब मुश्किल से मिली है, आप इसमें मरिएगा, इसमें रोइएगा, आप इसमें दुखी होइएगा, आप दिन भर जितना हो आप परेशान होइएगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। ज़िंदगी चाहे आप वहाँ पर रुक भी जाए, बर्बाद हो जाए। ये बहुत बार देखा है मैंने, कंपनीज में देखा है, लड़कियाँ ऐसी हैं कि मर मर के काम कर रही होती है, बहुत परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सपोर्ट सिर्फ हम अपने पेरेंट्स तक नहीं सीमित कर सकते राधिका। जैसे मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन लॉज हैं। जब मैंने आर्मी छोड़ी, मेरी शादी हो चुकी थी, तो तब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो एक आपका होता है ना, अच्छा आपका नाम भी है और सब लोग कहते हैं अरे वाह इनकी बहू आर्मी में है। तो कई लोग आपको फोर्स भी कर सकते हैं कि क्यों छोड़ रहे हो, मत छोड़ो। यू नेवर नो आपको किस तरह का मिले, लेकिन मुझे किसी किस्म का
स्ट्रगल उनको ये प्रूव करने को नहीं करना पड़ा कि मैं किस लिए छोड़ना चाहती हूँ। मुझे बस उनके साथ बैठ के उनको समझाना पड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जब आप अपने सपनों में विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आपके सपने भी आप में विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि आप आगे ज़िंदगी में कुछ और भी कर सकते हैं, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो मुझे लगता है दूसरों को अपना विश्वास दिलाना बहुत आसान हो जाता है। अब मेरे इन लॉज फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ था तब वो 6 महीने का था, जब मैंने डिसाइड किया कि मेरा पैशन बचपन से था आर्ट में, मैं काफ़ी क्रिएटिव रही हूँ बचपन से, तो मुझे लगा कि मैं आर्ट में क्यों ना अपना एक प्रोफेशन ढूंढूं। तो 1 साल का कोर्स था, पूरा प्रोफेशनल कोर्स था। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे मेरे लिए वो एक सेकंड मदर है, इनफैक्ट बोथ आर माई इक्वल मदर्स। उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा आप करना चाहते हो, आई एम देयर, मैं आपके साथ हूँ। सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बच्चे को संभाला ताकि मैं वहाँ जाके अपना कोर्स कर सकूँ। और मैंने वो 1 साल का कोर्स निभाया और मैंने वो कोर्स टॉप किया। और मैं वो कोर्स तभी टॉप कर पाई क्योंकि जितने भी उसमें प्रोसेस था, जितने भी एग्जामिनेशंस देने थे, जितने भी सबमिशंस करने थे, मैं उसके लिए अपना टाइम निकाल पाई। तो सपोर्ट सिर्फ पेरेंट्स तक सीमित नहीं है राधिका। आई थिंक सपोर्ट अगर हम एज अ फैमिली शादी के बाद भी अगर इन लॉज और उनके हस्बैंड अगर सपोर्ट देते जाएं तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी। ये सिर्फ एक माइंडसेट है कि अरे ये तो एक लेडी है, इसका काम है घर संभालना, बच्चा संभालना। इस माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बच्चा संभालते संभालते भी अपना काम कर चुकी हूँ, चाहे वो शुरुआत के दिनों में मुझे मेरे इन लॉज का सपोर्ट मिला। बिल्कुल, तो रास्ते बहुत हैं लेकिन आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। और बहुत सारी बेटियां तो आपसे ये भी सीख रही होगी कि हमें मेहनत करनी है, रास्ता भी बनाना है, लेकिन उस मेहनत से हमें आगे कैसे बढ़ना है वो अमृत कौर हमें सिखा रही है। बहुत सुंदर बातें आपने बताई, क्योंकि तमाम जो बेटियां हैं देश की बेटी के जरिए अपनी कहानी खुद गढ़ती हैं। और आपकी ज़ुबानी सुनकर सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और किसी काम करने की भी उम्र नहीं होती। उसी तरह आर्मी छोड़ा, उसके बाद में आपने अलग अलग काम किए और परिवार संभालना, घर संभालना, काम करना, ये सब कुछ महिलाओं से ही सीखा जा सकता है। मुझे लगता है उसकी आप बेहतर गवाह बन रही है। आगे क्या सपना है, क्योंकि यहाँ पर आप रुकने वाली है नहीं है। फिलहाल तमाम बेटियों को क्या कहती है कि आपको रुकना कहाँ है? देखिए, अगर मैं इन शॉर्ट एक बात बोल पाऊँ, जिस चीज़ में मैं विश्वास करती हूँ, एक अंग्रेजी में कहावत है कि लुक एट द फियर एट इट्स फेस। क्या बात जो है? आप जिस चीज़ से आप डरते हो ना, उसको आपको उसको देखना पड़ेगा। जब तक आप उस फियर को नज़र उठा के नहीं देखेंगे, आप उस पड़ाव को पार कर ही नहीं पाएंगे। तो फियर क्या है? फियर मेरा टारगेट है या मेरा गोल है या फिर मुझे ज़िंदगी में ये अचीव करना है। हर चीज़ में हमें अंदर का जो कुछ एक नेगेटिव हमारा एक होता है जो हमें रोकता है। क्या मैं करूं, क्या अगर मैं ये करूंगी तो वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। हम दुनिया के बारे में इतना सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं वो भूल जाते हैं। तो जब तक आप अपनी सोच को वापस याद नहीं करेंगे कि मेरी सोच एट द फर्स्ट प्लेस क्या थी, मुझे लगता है मैं तो डेफिनेटली रुकने वाली नहीं हूँ राधिका। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अपने, खासतौर पर मेरी बेटी जो 11 साल की बेटी है, नॉट दैट कि मैं कॉन्शियसली कुछ एफर्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी बेटी को ये सिखा पाऊँ कि कैसे डट के अपने फियर्स को आपने फेस करना है। और कहीं पे वो अगर स्टक होती है तो उसको मुझे कैसे गाइड करना है, उसकी बात को सुनना है और उसको पूरा सपोर्ट देना है। तो मेरे लिए जो मेरी मदर ने मेरे लिए एग्जाम्पल सेट किया, मेरी मदर इन लॉ ने जो एग्जाम्पल सेट किया, मैं अब वो एक एग्जाम्पल अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ बेटियों को ही सिखाना ज़रूरी नहीं है कि आगे उन्होंने क्या करना है। जब तक हम अपने आने वाले जनरेशन के जो बेटे हैं, जब तक हम उनको सही तरीके से नहीं सिखाएंगे कि उन्हें कैसे बिहेव करना है या उन्हें किस तरीके से रहना है, ये जो हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, ये कभी नहीं हटेगा। अगर मैं अपनी बेटी और बेटे को एक बराबर घर में उनको एक फेयर ग्राउंड दूंगी, मुझे लगता है कल जब मेरे बच्चे आगे बढ़ के किसी बड़ी कंपनी में अगर जॉब करेंगे तो वो भी उसी तरीके से उस लेडी को देखेंगे, नॉट एज अ कॉम्पिटिटर और नॉट एज अ लेडी, शील बी जस्ट अनदर एम्प्लॉई और अ पर्सन जो मेरे साथ काम कर रही है और मेरी कॉम्पिटिटर है। मुझे इसके साथ प्रूव करना है अपने आप को। लड़कियों को प्रूव करना बंद करना पड़ेगा। और ये हम बार बार बोलते हैं मुझे तो प्रूव करना है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। जब तक हम ये प्रूव करना नहीं छोड़ेंगे ना, हम हमेशा प्रूव ही करते रह जाएंगे अपने आप को। लीव दैट, आगे बढ़िए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए,
जो आपके दिल में है करना है, उसको करने के रास्ते ढूंढिए। रास्ते हजारों हैं, लेकिन हमें वो नजर नहीं आते। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें। एक माँ, जिस परिवार को हम कहते हैं कि परिवार को समझना होगा, तो एक परिवार के खासतौर पर अगर मैं कहूँ तो आप खुद एक परिवार है जो बच्चों के लिए बातें कहती हैं। तो आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके घर में भी बेटी होगी, खासतौर पर बेटा भी होगा। तो दोनों को बराबर की बातें बताइएगा कि आपको क्या करना है और आगे जाके क्या नहीं करना है। सिर्फ हम अगर बेटियों को सिखाते रह जाएंगे तो बात तो वहीं पर आकर खत्म हो जाती है कि आज भी हम बेटियों को ही सिखा रहे हैं, बेटों को खुला छोड़ देते हैं कि आप तो बेटे हैं, चाहे रात को 12 बजे घर आए, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि आप लड़के हैं। ये हमें कम करना पड़ेगा, कम ही नहीं, इसे खत्म करना पड़ेगा। तमाम बातें अमृत कौर ने हमें बताई, साथ ही साथ ये चीज़ें सीखने को मिली हैं। उन बेटियों को, उन परिवार वालों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, खासतौर पर बेटियों को सीखना होगा कि आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है, प्रूव नहीं करना है, और बार बार ये नहीं कहना है कि मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत है, मेरी लाइफ में बहुत ऐसे ऐसे रुकावट आ चुकी है, मेरे परिवार मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा ससुराल सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों सुनाना है किसी को, क्यों बताना है दुनिया को? कुछ कर जाइए, फिर बताइए कि आप क्या कर रही हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप जानते हैं, हम चाहे भले 21वीं सदी में आ जाए, लेकिन तमाम चीज़ें आज भी वही हैं जो आप सुनते आ रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक बेटी के साथ। उस बेटी की कहानी, उसकी जुबानी होगी, जिससे हो सकता है आपके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान ला सके, आपके दिमाग में एक छोटा सा मैसेज डाल सके कि आगे बढ़ना है और आज से ही बढ़ना है। नमस्कार।